अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फील्ड। फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड एक स्पेस होती है, एक रीजन होती है, कोई स्पेस या कोई रीजन, ठीक है, उसको हम फील्ड कहते हैं। लाइक जैसे हर चीज़ के लिए फील्ड दरकार होती है। आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं, आप फुटबॉल का मैच खेलते हैं, आप हॉकी का मैच खेलते हैं, तो जो ग्राउंड का पिच होता है, जिस रीजन में रहते हुए एक प्लेयर जो है वो बाउंडेड रहता है कि उसने गोल करना है, और जिस रीजन में रहते हुए हमने एक 6 और 4 का क्रिकेट के अंदर हमने एक रीजन रखा होता है कि इसको टच करे तो ये 6 होता है, इसको टच करे तो ये 4 होता है। ये एक्चुअल में ये टॉपिक में कंसर्न करूंगा वहां से, फील्ड से, ठीक है। वो फील्ड है जिसमें, लेकिन यहाँ हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। वो तो आपकी क्रिकेट की फील्ड है, हॉकी फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, वो भी एक फील्ड होती है जिसके अंदर रीजन के अंदर रहते हुए आप कहते हो कि जी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट गोल्स या बाउंड्रीज होती हैं जो फील्ड कहलाता है। ऐसे आपने मैग्नेट के केस में भी देखना है कि एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को, एक मैग्नेट साथ वाले मैग्नेट को एक खास रीजन या फील्ड के अंदर रहते हुए अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। लाइक मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपने बचपन में 2 पोल्स को आप कैच करते हैं, नॉर्थ पोल के पास अगर लेके जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये इसको खुद से रिपेल करता है, ये इसको खुद से रिपेल करता है, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। जब दे रिपेल ईच अदर तो फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में रिपेल होते हैं एक दूसरे से, अगर इनके सेम पोल्स आ जाते हैं, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब ऐसा है कि डेफिनेटली ये जो रिपल्शन है, या फिर अगर डिफरेंट पोल्स एक दूसरे के आ जाए, लाइक इसका साउथ आ जाए, इसका नॉर्थ, और सेकंड का नॉर्थ इसके सामने आ जाए और ये साउथ आ जाए, देन दे स्टार्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो इनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन है, ठीक है, ये किसी खास रीजन या स्पेस के अंदर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है इनफाइनाइट नहीं है, लामहदूद नहीं है कि ये मैग्नेटिक जितने फासले तक चाहे इसको अट्रैक्ट करे, जितने फासले तक चाहे इसको रिपेल करे, बल्कि ये एक फील्ड है, एक रीजन है, एक खास रीजन, एक खास स्पेस तक ये वाला मैग्नेट इस वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? ये तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा फिर एक आपके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें एक मैस को एक खास रीजन तक अट्रैक्ट या रिपेल तो खैर नहीं करते मैसेस के केस में, अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। नॉर्थ साउथ रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि आपको समझाया जा सके कि फील्ड क्या है। फील्ड इज अ स्पेस, अ रीजन। ये एक स्पेस है, एक रीजन है, ठीक है, जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिस मैग्नेट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द नेबर मैग्नेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसा नहीं होता, बल्कि एक फाइनाइट रीजन होता है, फाइनाइट स्पेस होती है जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही है इस केस में, एक मैस दूसरे मैस के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए उसके अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी है कि एक मैस दूसरे मैस के फील्ड में हो, ठीक है। तो ऐसा स्पेस या रीजन जिसमें एक मैस दूसरे मैस के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने इसको किससे रिलेट किया था? क्रिकेट का
जो है ना ग्राउंड है, बाउंड्रीज है, वो फील्ड है, बस उसको टच करने की देर है। एम्पायर जस्ट गिव सिग्नल ऑफ 6 इन फोर्स, ये फील्ड है, ठीक है। अब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि कोई प्लेयर अपनी तरफ से कहे कि नहीं मैंने तो छक्का जो है वो ग्राउंड से बाहर मारना है। नो, एक स्पेस है, एक रीजन तयशुदा है। इनकी भी एक स्पेस है, रीजन मैग्नेटिक फील्ड की तयशुदा होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक आपके पास एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जिसमें मैस दूसरे मैस के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। पर ये रीजन इनफाइनाइट नहीं होती, समझ रहे हो। इनफाइनाइट पे डेफिनेटली ग्रेविटी जो है वो इनफाइनाइट पे ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक फाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बुक में इसकी जो डिफिनेशन लिखी हुई है वो यही है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड g that points in the direction of gravitational force। ये तो खैर इसने कहा कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बाद में बात करते हैं। मैं इसकी जरा डेफिनेशन अपनी तरफ से लिखवा लेता हूँ, बुक में नहीं लिखी। अ स्पेस, अ रीजन in which two masses or two or more than masses, you लिख लें, two or more masses can experience the gravitational effect of each other। is known as gravitational field। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपसे ये पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इन कांटेक्ट होती है या आउट ऑफ कांटेक्ट होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है, इन कांटेक्ट भी, आउट ऑफ कांटेक्ट भी। जरूरी नहीं है कि आप अर्थ के साथ ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखें तब ये होती है। जब आप अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं भी करते ये तब भी एग्जिस्ट करती है। कैसे? किसी हाइट पे जाके जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, छोड़ने पे क्या वो फील्ड की फोर्स तुम पे एक्सपीरियंस नहीं होती जो अर्थ के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को पुल कर रही होती है? करती है ना, मींस के इट एग्जिस्ट। मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, आउट ऑफ कांटेक्ट भी, इन कांटेक्ट भी। इन कांटेक्ट तो हाई है, दैट्स व्हाई एवरीथिंग होल्ड्स एंड स्टक टू द अर्थ। वी आल्सो चेयर, पेन, पेंसिल, जो कुछ पड़ा हुआ है वो अर्थ के साथ स्टक्ड है। मतलब इन कांटेक्ट पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से किसी हाइट पे भी एग्जिस्ट करती है। whenever we release anything it just stops going down toward the center of the earth, it means कि out of contact भी है। तो ये दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है, ये इन कांटेक्ट भी है और आउट ऑफ कांटेक्ट भी है। आउट ऑफ कांटेक्ट बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन कांटेक्ट होती हैं, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जो दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है। इस फील्ड से ये वाला मैग्नेट बाहर ले जाओ तो ये खत्म हो जाती है, इट वेनिशेस कंप्लीटली। ये वाला मैग्नेट इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सके, समझ रहे हो। लेकिन इसकी जो फील्ड का एरिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो बहुत बड़ा है। हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है। जैसे आप रोड्स में फ्लाईओवर नहीं देखते, ऐसे हम शॉर्टकट्स के लिए बनाते हैं, बड़े बड़े
हाईवेज पे आपको मिलेगा फ्लाईओवर ऐसे, ठीक है, नीचे रोड होती है, ऊपर फ्लाईओवर। फ्लाईओवर जस्ट लाइक दिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसे। नीचे एटमॉस्फेयर है, पूरा अर्थ का रीजन है, इसके अंदर जो है ये ग्रेविटेशनल पुल अम्ब्रेला की तरह काम करता है, बिल्कुल ऐसे इसकी शेप होती है, यू शेप। तो जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये उसको नीचे धकेलना होता है अर्थ के सेंटर की तरफ ऐसे, ये नहीं इसको नीचे धकेलने की कोशिश करता है। और इस फ्लाईओवर को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पुल। क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, ये ग्रेविटेशनल पुल की तरह काम करता है, यानी जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे खींचता है, उसको ऐसे नीचे की तरफ धकेलता है अर्थ के सेंटर की तरफ। इसलिए हर ऊपर जाने वाली चीज की वेलोसिटी किसी हाइट पे जाके जीरो हो जाती है, क्योंकि ये उससे ऊपर आने नहीं देता। जो चीज ऊपर जाती है नीचे, ऊपर आती है नीचे, करते करते उसकी वेलोसिटी क्या कर देता है? कंप्लीटली जीरो। ठीक, यही वजह है कि किसी हाइट पे जाके हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक बिकम जीरो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल पुल उसकी वेलोसिटी जीरो कर देता है, लेकिन उसकी हाइट नहीं जीरो कर पाता। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, परेशान नहीं होना। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। तो एक्चुअल में आप इस चीज को जीरो करके इसको तो जीरो कर सकते हैं, बट ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो स्टिल आपकी जो बॉडी है या बॉल है या जो कुछ भी है, स्टिल एट अ हाइट h। हाइट h पे होने की वजह से ये बहुत ज्यादा है, बट ये आपने जीरो कर दी है। सो जितनी वेलोसिटी ये जीरो हुई है उतनी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल में चली गई है। कहने का मकसद ये है कि ग्रेविटेशनल पुल आपकी इस v को जीरो करते करते इसको जीरो बना देता है, एनर्जी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल में चली जाती है। अब एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। अब चूंकि आपने v जीरो कर दिया, अब इस बॉल ने नीचे आना है, ग्रेविटेशनल पुल इसको धकेल रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, फिर से पोटेंशियल वापस रिगेन होना शुरू हो जाती है काइनेटिक में। काइनेटिक एसोसिएटेड होता है बॉडी के मोशन के साथ, पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है बॉडी की पोजीशन के साथ। पोजीशन मिल गई, v एक दफा जीरो कर दिया, अब बॉडी ने वापस आना, ग्रेविटेशनल पुल उसको कहता है अर्थ की तरफ वापस जाओ, सेंटर की तरफ। अब अर्थ के सेंटर की तरफ वापस जा रहा है, देन ये पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, और बॉल जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये इसको ग्राउंड तक पहुंचा देगी। यानी जितनी पोटेंशियल जो है वो पीक पे है, उतनी पोटेंशियल वापस लॉस होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक में गेन आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पुल हर ऑब्जेक्ट्स को, इवन व्हील, चेयर, टेबल, हम जिस चीज को ऊपर खींचते हैं, ये पुल या अम्ब्रेला जो है, ये पुल जो ग्रेविटेशनल पुल जिसको बोला गया, ये उसे नीचे धकेल रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। और इस फिर पूरे रीजन को, ये जो बादल बन के ना ये ग्रेविटेशनल पुल बना हुआ है, इस पूरे रीजन को फील्ड बोला जाता है। ये ग्रेविटी की फील्ड है, इसमें आप जो चीज फेंकेंगे उसको धकेला जाएगा अर्थ के सेंटर की तरफ। क्यों इसको अर्थ के सेंटर की तरफ धकेला जाएगा? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन चाहिए होता है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन सीधा अर्थ का सेंटर है, ये कहीं और नहीं लगती। इसको आप जिस जगह पे, इधर ऑब्जेक्ट फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, इधर, ये हर डायरेक्शन में लग रही है, और हर डायरेक्शन में इसकी एक ही सेंथ है, अर्थ का सेंटर। ऐसा वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हर तरफ, ऑब्जेक्ट जहां इसको मिलने वाला है, ये ऑब्जेक्ट को हर तरह से अर्थ के सेंटर की तरफ धकेलने वाला है, जैसा कि आपकी डायग्राम शो कर रही है। ये अर्थ है, ठीक, आपके पास हर दफा ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ऑब्जेक्ट को हर डायरेक्शन से अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। ये रहा अर्थ का सेंटर, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है और हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ धकेला जा रहा है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज अ वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड आपके पास g है,
क्या वैल्यू है जी। अब वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी होती है भाई, मैग्नीट्यूड भी तो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अर्थ का सेंटर। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, डेफिनेटली अब एक फील्ड है, एक फील्ड है, इसकी फील्ड थी मैग्नेटिक फोर्स, इसकी फील्ड थी मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसी फील्ड थी, मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स। सेम पोल्स थे रिपेल ईच अदर, डिफरेंट पोल्स थे अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स, ये कैसी होगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती। रिपल्सिव कहते हैं ऑपोजिट पे धकेलना, ऐसे। अट्रैक्टिव अट्रैक्ट करना, तो ये होती सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा आगे हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा जी, तो इसका फार्मूला हमें जो सजेस्ट किया जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर का, वो सजेस्ट किया जा रहा है दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो पर यूनिट मास पे एक्ट करती है, ये होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट मास। ठीक, अगर हम ये कहें कि आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 न्यूटन है, जो कि लास्ट टाइम आपने देखा था लेटर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास जी की वैल्यू क्या आई थी, 10, 9.8 होती है, 10 - 2 नियर दी सरफेस ऑफ द अर्थ हम लेते हैं। तो अगर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट करे पर यूनिट 1 केजी में, तो क्या बनेगा, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, 1 केजी मास के ऊपर लग रही है। तो अगर हम करवान की बुक चेक करें तो पता है क्या वैल्यू देता है, वो कहता है नियर दी सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है 10 न्यूटन पर केजी। मतलब जब हम नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल हर 1 केजी मास पे कितनी फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन, उसको धकेलता है अर्थ के सेंटर की तरफ। और 10 न्यूटन फोर्स कोई छोटी फोर्स नहीं है। 10 न्यूटन फोर्स ये जो आपके ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स है दैट इज मच एनफ। ठीक, यानी हर 1 केजी मास यूनिट पे ना, आप जिस 1 केजी मास यूनिट को उठाने की कोशिश करते हो उस 1 केजी मास के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, जिसको नाम देते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और जो फोर्स लगती है वो कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है वही ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है। यानी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के सेंटर की तरफ है तो अगर मैं Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की भी डायरेक्शन देखूं वो भी अर्थ के सेंटर की तरफ है। बोथ आर वेक्टर मैग्नीट्यूड Fg और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो टेकन अलोंग या टुवर्ड द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी डायरेक्शन भी सेंटर ऑफ द अर्थ है। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक क्या लिखती है, वो कहती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर सेम। सेम क्यों बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है। फिर सेम क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्शन में सेम है। दो वेक्टर क्वांटिटी कब सेम हो सकती है, याद रखिए जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये सेम है। लेकिन अगर बिल्कुल ही मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में सेम होती है नहीं होती, तो हम उस वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली सेम नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं दे आर सिमिलर इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट ये दोनों तरह से सेम है। इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है 10 न्यूटन पर केजी और डायरेक्शन भी यही होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी आपके पास बिल्कुल सेम होती है। यानी फिर तो मैं लिख सकता हूं कि ए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट मास 10 न्यूटन पर यूनिट मास, यानी हर 1 केजी मास पे 10 न्यूटन की फोर्स जो लग रही है वो इक्वल है ए जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही तो इक्वल है कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के।
यानी AG इज इक्वल टू G, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। समझ गए? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर आप इससे पूछोगे कि भाई तुम बताओ तुम क्या चीज हो, ये कहेगा कि आपने जिस 1 kg मैस को उठाया, मैं उस पर हर दफा 10 न्यूटन बन के अर्थ के सेंटर की तरफ पुश करूंगी। इससे पूछो तुम क्या चीज हो, इसने भी यही कहना जिस 1 kg मैस को तुम उठाओगे 10 न्यूटन बन के मैंने उसे धकेलना है अर्थ के सेंटर की तरफ। That's why both are same in direction as well as same in magnitude। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये याद रखिएगा, दैट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल, इट डिक्रीज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है दैट विल बी डिक्रीज, इट विल बी नो रिमेन सेम। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, क्यों? आप अगर देखो जो आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दी गई थी, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, G(m1m2 by r²) भाई अच्छा खासा आपको ये वाला फॉर्मूला अपने सेकंड पॉइंट में इनवर्स रिलेशन दे रहे हैं। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इनवर्स है आर के, यानी जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको बढ़ाने का मतलब जानते हैं, जितना मैं आउट ऑफ कांटेक्ट जाऊंगा, जितना मैं हाइट पे जाऊंगा, ये फोर्स उतनी इस हिसाब से क्या होती जाएगी, वीकर, डिक्रीज। इनवर्स इसी चीज का नाम है। ज्यादा तब होता करे डायरेक्ट रिलेशन होता। ठीक है, कुछ याद आया होगा? तो r² और f, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इनवर्स रिलेशन है। r को जब आप बढ़ाएंगे तो f जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, f विल बिकम डिक्रीज। अच्छा, फिर इसी हिसाब से अगर आप इस स्मॉल g की बात करें, दिस स्मॉल g आल्सो लिंक इनवर्सली विद दिस टेंसर। ये भी आपके पास 10 ms-2 या 10 न्यूटन पर केजी तब तक रहती है जब तक आप अर्थ के सरफेस पे हैं। बट जब आप आर को, आप रेडियस ऑफ द अर्थ को भी एक्सीड कर जाते हैं, आप रेडियस ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाते हैं, तो ये इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये कांस्टेंट कब तक है? जब तक आप अर्थ के रेडियस तक महदूद हैं, लिमिटेड हैं आप। लेकिन ये कब वैरी करती है? जब एक्सीड पे आप अर्थ के रेडियस से एक्सीडेड हो जाते हैं, या आप यूं समझ लीजिए जब आप क्या हाइट h ऑब्जेक्ट का r ऑफ e को एक्सीड होना शुरू हो जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ अर्थ को एक्सीड होना शुरू हो जाता है, इट्स गोइंग एंड डिक्रीजिंग नाउ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या जानते हैं? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर से अबव जब आप जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आर से इनवर्स लिंक्ड है। ठीक है, आप आर जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे, अच्छा ये फिर आगे ये कब एक्सीड होना शुरू हो जाएगी? जब आप 6400 किलोमीटर तक जा चुके। 6400 किलोमीटर जानते हैं ना क्या? 6400 किलोमीटर जब आप चले जाओगे तो अब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आर को इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहो कि सर मैंने डस्टर इतना उठा लिया है, बताएं क्या जी डिक्रीज हुआ है? भाई आप 5 मीटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड को कहोगे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाओ, आपको रेडियस ऑफ अर्थ को ब्रेक करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब आप 6400 किलोमीटर से अबव चले जाएंगे, इतना हो, समझ रहे? तब ये जी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम आर्मी तौर पे रेडियस ऑफ अर्थ के साथ खड़े। ठीक है, अगर आप 6400 किलोमीटर में 1 मीटर, 500 मीटर या 800 मीटर प्लस करते हैं, तो क्या 6400 किलोमीटर में कोई फर्क पड़ता है? नो। यू हैव टू फर्स्ट बैलेंस योर हाइट विद 6400। नाउ अब आपकी हाइट स्टार्ट होगी, क्योंकि अर्थ जो है उसकी रेडियस जो है वो अच्छा खासा बड़ा है।
एनी क्वेश्चन? तो हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज कांस्टेंट तब तक जब तक आप 6400 किलोमीटर की रेंज तक है, बट व्हेन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ग्रेटर देन radius of earth, it's no more constant, then now it will start decreasing with a factor r, increasing in r, f will decrease. ठीक है जी? अब नेक्स्ट आखिरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वो क्या है कि अर्थ जो है वो परफेक्टली सर्कुलर भी नहीं है, ठीक है? लोग समझते हैं परफेक्ट सर्कल है, गोल है, नहीं, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। अगर हम यहाँ पे अर्थ की डायग्राम बनाऊं तो ये बनता है जैसे अंडे की शेप होती है ना, अर्थ परफेक्टली ऐसी है, जस्ट लाइक दिस। ये देख सकते हैं आप, अगर अर्थ का सेंटर ये है, ये अर्थ का सेंटर है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, बल्कि आपके बुक में भी जिक्र है इसका कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को किसके साथ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप देख रहे हैं ना आर के ऊपर स्क्वायर है, फिजिक्स में इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आर इसके न्यूमरेटर में होता तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर लॉ। ये इसके डिनोमिनेटर में, मतलब ये किसके साथ इनवर्सली लिंक कर रहा है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको अगर किसी ऑप्शन में लिखना पड़ जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप उसको एज अ डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, तो आपके पास हैं इसके पोल्स, ये इसके पोल्स हैं, और ये इसके कहलाते हैं इक्वेटर। अर्थ के पोल्स हैं, ठीक है, और ये इसके इक्वेटर है। यहां हम लिख देते हैं पोल्स, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। मुझे कौन सा स्टूडेंट यहां सोच के बताए, क्या G is inversely opposite to R square, यानी G इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है और पोल्स और इक्वेटर पे एक जैसा बिहेव करेगा? The answer is no. Why? यहाँ देख सकते हो जो G और R का रिलेशन है, यहाँ R बहुत आपके पास स्मॉल है, इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पोल्स के ऊपर। समझ रहे? R यहाँ छोटा है, देख रहे हो ना, R is small, so G is greater। भाई क्या हो गया, ये R जो है छोटा करने से ये बढ़ता नहीं है, बढ़ता है ना, तो ये पोल्स पे R छोटा है, पोल्स जो है वो अर्थ के सेंटर के बहुत क्लोज्ड है, जबकि इसका जो इक्वेटर पोर्शन है लेफ्ट और राइट वाला वो अर्थ के सेंटर से दूर है, तो यहाँ पे रोटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे R बड़ा है, देखो ना क्लियर कट नजर आ रहा है, R इज लार्जर, तो R को बड़ा कर देने से फोर्स क्या हो जाती है, ये कम होती है, डिक्रीज करती है। तो the gravitational field strength acceleration due to gravity is not equal at the pole and at the equator side. It is greater at the poles and it is lesser at the equator because R is not same at all poles. ठीक है, R is lesser, R is greater on the left and right poles. Clear हुआ? ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है आपकी दफा भी आ जाए। Any question? No sir. Okay. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वेट चेंजेस विद द क्वेश्चंस।